ये लो बच्चों, आपके लिए समास टॉपिक हाजिर है। तो आज हम पढ़ेंगे समास। समास टॉपिक कई बच्चों के लिए समस्या रहता है, लेकिन हम इस जटिल टॉपिक को बहुत आसान करने वाले हैं। अगर बच्चों बात करें समास की, तो समास में भी कितने शब्द, दो शब्द, एक का नाम सम, दूसरे का नाम आस। सम का अर्थ देखते हैं, आस का अर्थ देखते हैं। बच्चों सम का अर्थ होता है उपयुक्त, आस का अर्थ होता है पास आना। जब बच्चों दो शब्द उपयुक्त पास पास आते हैं तो हम क्या कहते हैं? समास। क्या है? समास। देखिए बच्चों, समास में दो शब्द काम में आते हैं। कितने शब्द काम में आते हैं? नॉर्मली दो शब्द या दो पद काम में आते हैं। दो शब्द या दो पद काम में आते हैं। इससे अधिक भी आ सकते हैं, दो से अधिक भी आ सकते हैं। दो से अधिक पद या दो से अधिक शब्द भी काम में आ सकते हैं। नॉर्मली दो शब्द काम में आएंगे ही आएंगे। अगर दो शब्द काम में आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें क्या होगा? समास होगा। या दो से अधिक होगा तो उसमें भी क्या होगा बच्चों? समास होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि समास होता है, दो शब्द होते हैं, सम होता है, आस होता है, उपयुक्त पास पास में आता है, उसे हम समास कहते हैं। देखिए, ये तो हमने कह दिया समास। अगर समास के प्रकार पूछे जाएं तो क्या कहोगे भाई? समास के सीधे तो भाई 6 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? संख्या इसकी कितनी संख्या के रूप में पूछा जाता है? संख्या के रूप में पूछा जाता है, 6 होते हैं। ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? सामान्यतः। कैसे पूछा जाएगा? सामान्यतः। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। अगर यहाँ पे सामान्यतः ना पूछा जाए, यूं पूछा जाए कि पद की प्रधानता, पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है बच्चों? तो पद की प्रधानता के आधार पर समास को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बच्चों? 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो होता है पहला पद प्रधान। अगर पहला पद प्रधान है, अगर बच्चों दूसरा पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, अगर दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, अगर बच्चों कोई पद प्रधान नहीं है, कोई पद का मतलब है कोई तीसरा पद प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान होगा। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि समास में पहला शब्द होता है, पहला पद होता है, यहाँ पे दूसरा पद होता है। जब बच्चों न तो पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, तो कोई तीसरा, यहाँ का कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। और जब अन्य पद प्रधान होता है तो उसे हम कहते हैं अन्य पद की प्रधानता। देखिए बच्चों, क्या आपको वीडियो क्लियर से दिख रहा है? बिल्कुल, अभी तक आपका वीडियो सही से चल रहा है। ध्यान से देखिए, अगर प्रथम पद प्रधान है तो हम उसमें कहेंगे कि भाई कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर बच्चों हम बात करें द्वितीय पद प्रधानता की, तो इसमें 3 समास रखते हैं, तत्पुरुष रखते हैं, इसके अलावा हम इसमें कर्मधारय रखते हैं बच्चों, और कर्मधारय के अलावा इसमें बच्चों कौन से रखते हैं? द्विगु समास रखते हैं। तो 3 समास हमारे किसमें आ जाएंगे? द्वितीय पद प्रधानता वाले पद प्रधानता के प्रकार में आ जाएंगे, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। बात करते हैं दोनों पद प्रधानता की, तो दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं बच्चों? द्वंद्व समास में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों? द्वंद्व समास में होते हैं। कौन सा? दोनों पद की प्रधानता किसमें? द्वंद्व समास में। अन्य पद यानी कि ना तो इसकी प्रधानता न इसकी प्रधानता, कोई तीसरा ही है, कोई तीसरा ही है, तीसरे लोक का, इस लोक का ही नहीं, तीसरे लोक का, किसी अन्य लोक का, अन्य लोक का, यानी कि तीसरा पद अगर प्रधान है, अन्य पद प्रधान है, तो वो होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा बच्चों? बहुव्रीहि समास। ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ ध्यान से समझना, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी बच्चों। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो 15-20 मिनट भी, तो भी आपको समास पूरा जीवन भर के लिए अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। बाद में थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखने पड़े तो पढ़े, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो सारा समझ में आ चुका। क्यों? समझो, प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव। अब हम समझिए कि बच्चों कि इस अव्ययी भाव का अर्थ क्या होता है। मैं इस अव्ययी में इस अवयव को अलग करता हूं बच्चों। किसको करता हूं? अवयव। अव्यय, इस अव्यय को मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। अव्यय, अव्यय में एक तो बच्चों शब्द अ है, एक शब्द है व्यय।
कौन सा है? एक अ है, दूसरा है व्यय। थोड़ी सी बच्चों में इसमें स्याही डाल देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये जो है फीका चल रहा है। देखिए थोड़ी सी इसमें मैं स्याही डाल देता हूँ। आपने देखा बच्चों यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है अव्यय। इसको जब मैंने तोड़ा तो एक तो बच्चों आपका क्या हो गया, एक तो आपका हो गया अ और दूसरा बच्चों क्या हो गया, व्यय हो गया। अ और व्यय, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस अ को इस व्यय को, व्यय का मतलब होता है खर्च होना। क्या होना बच्चों? अगर खर्च होता है तो वो व्यय है। व्यय होना मतलब खर्च होना, आप जानते हो, आप समझते हो, व्यय होना मतलब खर्च होना। अगर आगे अ लग गया मतलब अव्यय बन गया और अव्यय का अर्थ क्या हो गया, खर्च न होना। क्या नहीं होना बच्चों? खर्च न होना। अगर खर्च नहीं होता है तो अव्यय है, अव्यय है। अव्ययी भाव में भी किसका भाव आ रहा है? खर्च न होने का भाव आ रहा है, खर्च न होना। अगर खर्च नहीं होना मतलब अव्ययी भाव समास होगा। खर्च नहीं होने का मतलब क्या है सर? मतलब समझिए, खर्च न होने का मतलब है अपने में परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बच्चों शब्द लिख रहा हूं, ध्यान से देखना आप। मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा अनुबंध। क्या लिखा बच्चों? अनुबंध लिखा। मैंने यहाँ पे एक बच्चों शब्द लिखा प्रतिक्रिया। क्या लिखा बच्चों? प्रतिक्रिया लिखा। मैंने यहाँ पे बच्चों लिखा शब्द, मैंने यहाँ पे बच्चों शब्द लिखा अत्यधिक। क्या लिखा बच्चों? अत्यधिक। मैंने बच्चों यहां पे लिखा अनुक्रिया। क्या लिखा बच्चों? अनुक्रिया। मैंने यहां पे बच्चों क्या लिखा? मैंने लिखा यथा समय। क्या लिखा बच्चों? यथा समय। और यहां पे एक और शब्द लिख देते हैं, यहां पे प्रतिक्रिया हो गया, अत्यधिक हो गया, अनुक्रिया हो गया, यथा समय हो गया, अनुबंध हो गया। यहां पे हम एक शब्द लिख देते हैं याव जीवन। हम क्या लिख देते हैं? याव जीवन लिख देते हैं। देखिए बच्चों यहां पे हम एक और शब्द लिख दो, नालायक लिख दो। क्या लिख दो बच्चों? नालायक, नालायक। ठीक है, इतने अगर उदाहरण आपने समझ लिए ना, ये भी समझ में आ जाएगा, तत्पुरुष भी समझ में आ जाएगा। देखो कैसे। अनुबंध का क्या बनता है बच्चों? अनुबंध में अगर परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन होगा तो ये अवयवी नहीं होगा। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो ये अवयवी नहीं होगा। अगर परिवर्तन होगा तो ये तत्पुरुष होगा। समझ में नहीं आया बच्चों? अगर मैं यूं कहूं कि इस अनुबंध का बहुवचन, अगर इस अनुबंध का बहुवचन बनेगा तो ये अवयवी भाव नहीं होगा। अवयवी भाव का मतलब है खर्च नहीं होना, व्यय नहीं होना, परिवर्तन नहीं होना। परिवर्तन का मतलब है अनुबंध का अनुबंध ही रहना। अगर अनुबंध ही रहे तब तो वो अवयवी भाव है। अगर अनुबंध का अनुबंधो बने तो वो अवयवी भाव बच्चों नहीं है। ध्यान से देखना, क्या बच्चों अनुबंध का अनुबंधो बनता है? आप कहोगे सर कतई नहीं बनता। अगर कतई नहीं बनता, बहुवचन अगर नहीं बनता है, अगर बहुवचन नहीं बनता है तो बच्चों सीधी सी बात है अवयवी भाव समास होगा। अगर यहाँ पे बात करें प्रतिक्रिया की, प्रतिक्रिया का सर प्रतिक्रियाएं बनता है, बहुवचन बनता है इसका। अगर इसका बहुवचन प्रतिक्रियाएं बनता है तो ये अवयवी भाव नहीं होगा। ये तो किस में जाएगा? सीधा, ये सीधा का सीधा तत्पुरुष में जाएगा, क्योंकि इसका बहुवचन बन रहा है। और जिसका भी बहुवचन बनेगा वो तत्पुरुष में जाएगा, बहुवचन नहीं बनेगा अवयवी में रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा अत्यधिक, अत्यधिक अत्यधिको नहीं बनता, अवयवी में रहेगा। अनुक्रिया का अनुक्रियाएं बनता है सर, इसका अनुक्रियाएं बनता है तो भाई इस अनुक्रियाएं बनता है तो तत्पुरुष में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस पहले पद की प्रधानता है ही नहीं। भाई मैंने यहाँ पे लिखा अनुक्रिया, अगर इस क्रिया का पहले भी क्रियाएं बन रहा था, इस क्रिया का पहले भी क्रियाएं बन रहा था, लेकिन जब अनु जुड़ा तब भी क्रियाएं बन रहा है, तो इस पद की प्रधानता कहाँ हुई भाई? मैंने यहाँ पे क्या कहा? दो पद लिए, फर्स्ट पद और सेकंड पद। ये पद है बच्चों अनु, ये बंद है क्रिया। और इस अनु के जोड़ने पर भी अगर क्रियाएं बन रहा है तो इस पद की तो प्रधानता हुई नहीं। जब इस पद की प्रधानता नहीं होगी तो यह प्रथम पद प्रधानता वाला नियम लागू नहीं होगा, अवयवी भाव नहीं होगा, तत्पुरुष समास होगा। सीधी सी बात है। यथा समय का यथा समय नहीं बनेगा, और अगर यथा समय नहीं बनेगा तो किस में आ जाएगा? ये सीधा अवयवी में आ जाएगा। याव जीवन का जीवनो नहीं बनता, अवयवी में आ जाएगा। नालायक का नालायक को बनता है सर।
अगर नालायक का नालायक बनता है तो वो आपका सीधा किस में रखा जाएगा? तत्पुरुष में रखा जाएगा। ये अव्ययीभाव होगा ही नहीं, अव्ययीभाव नहीं होगा, तत्पुरुष होगा। बिल्कुल सही बात है। ये आपको समझ में आ गया अव्ययीभाव जब प्रथम पद की प्रधानता हो। यहाँ पे आपने क्या देखा? यथा समय में यथा की क्या है? प्रधानता है। समय में परिवर्तन नहीं करने देता कभी भी। यावत जीवन में इस यावत की प्रधानता है। इस अनुबंध में इस अनु की प्रधानता है। जब कभी भी प्रथम पद की प्रधानता होती है तो हम कहते हैं अवयवी भाव समास होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी मेरे को लगता है आपको यहाँ तक तो नहीं है। देखिए बच्चों, आपका वीडियो सही चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक चल रहा है। यहाँ पे 4 प्रकार हो गए। बात करते हैं बच्चों यहाँ पे तत्पुरुष की। तत्पुरुष शब्द जब भी आता है तो हम कहते हैं कि सर इसका विग्रह बहुत मुश्किल है। अरे भाई, अगर आपको विभक्ति चिन्ह पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डाले हैं, विभक्ति चिन्ह डाले हैं। कारक का एक वीडियो डाला है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रादान के लिए, अपादान से पृथक, संबंध का, के, की, ये सारी बच्चों मैंने वहाँ पे डाले हैं, आप देखो। अगर तत्पुरुष समास के अंदर विभक्ति चिन्ह के द्वारा जोड़ते हैं, किसके द्वारा जोड़ते हैं बच्चों? हम विभक्ति चिन्ह के द्वारा अगर जोड़ते हैं, विभक्ति चिन्ह के द्वारा अगर हम जोड़ते हैं तो वहां पे हम कहेंगे तत्पुरुष समास है। विभक्ति चिन्ह कैसे? जैसे कि का, के, की, से के द्वारा, या फिर हम कहेंगे को। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ बीच में आ रहा है, इसका मतलब तत्पुरुष समास है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। मैंने यहाँ पे लिखा राजपुत्र। क्या लिखा बच्चों? राजपुत्र लिखा। राजपुत्र का मतलब है राजा का पुत्र। किसका पुत्र? राजा का पुत्र। केवल राजा की बात नहीं कर रहे, पीछे पुत्र की भी बात करें। प्रधान तो कौन हो गया? पुत्र हो गया। बेटा किसका? राजा का है। जोड़ किससे रहे? विभक्ति चिन्ह से जोड़ रहे, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा भी हम बात करेंगे। जैसे कि हमने बात की बच्चों प्रतिक्रिया, यहां से प्रति उपसर्ग जोड़ा, फिर भी प्रतिक्रियाएं बन रहा है, इसलिए प्रधानता इस प्रथम शब्द की नहीं है, प्रधानता दूसरे शब्द क्रिया की है, इसलिए क्रियाएं बन रहा है। तो प्रतिक्रिया अगर शब्द आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। बच्चे प्रति को देखकर सीधा अव्ययी कर देते हैं, क्योंकि उपसर्ग जब भी देखते हैं तो अव्ययी कर देते हैं। अव्ययी नहीं होता बच्चों हर समय। मैक्सिमम उपसर्ग हमेशा अव्ययी भाव होता है, लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जब वो तत्पुरुष होते हैं, प्रति के जोड़ने पर भी ये क्या हो रहा है? तत्पुरुष हो रहा है, क्योंकि प्रतिक्रियाएं बन रहा है। ध्यान देना बच्चों ये चीजें। कुछ एग्जाम्पल और हैं, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। एक मैंने लिख दिया बच्चों रेलगाड़ी, एक मैंने लिख दिया बच्चों बैलगाड़ी, और एक बच्चों मैंने लिख दिया जनमांद। क्या लिख दिया बच्चों? जनमांद। ये 3 है, इसको आप अच्छे से समझने का प्रयत्न करना। मैंने लिखा रेलगाड़ी, इसका हम विग्रह करते हैं रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अगर कोई गाड़ी रेल पर चलती है तो हम कहेंगे रेलगाड़ी। अब गाड़ी रेल की नहीं है, कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं रेल की गाड़ी। बच्चों गाड़ी तो सरकार की है, गाड़ी तो सरकार की है, गाड़ी रेल की नहीं है, रेल पर चलने वाली गाड़ी है। अब आप कहोगे कि सर रेल पर कैसे चलेगी? अरे भाई रेल पर ही तो चलेगी। रेल का अर्थ क्या होता है? पटरी होता है। आप क्या समझते हो? रेल का अर्थ ट्रेन, ट्रेन नहीं होता बच्चों। रेल का अर्थ पटरी होता है। अब पढ़ो, पटरी पर चलने वाली गाड़ी पटरी पर ही तो चलती है, ट्रेन पर कैसे चलेगी? तो हम कहेंगे रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी होती है। इसका अर्थ ट्रेन नहीं होता बच्चों, रेल का अर्थ पटरी होता है, रेलगाड़ी का अर्थ ट्रेन होता है। बात करते हैं बच्चों बैलगाड़ी की। बैल या बैलों से चलने वाली गाड़ी, जो गाड़ी बैलों से चलती है या बैल से चलती है, बैलों से या बैल से चलने वाली गाड़ी। अब गाड़ी कुछ बच्चे क्या कर देते हैं? बैल की गाड़ी कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? बैल की गाड़ी करते हैं। गाड़ी तो हमारी है, बैल की गाड़ी नहीं है भाई, गाड़ी तो हमारी है, लेकिन चल किसके द्वारा रही है? बैलों से चल रही है, तो इसलिए हम लिखेंगे बैलों से चलने वाली गाड़ी, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हम यूँ नहीं लिख सकते कि बैल की गाड़ी, गाड़ी तो भाई हमारी है। जन्मांध, जन्मांध जन्म का अंधा नहीं है, जन्म का अंधा गलत होगा, हम कहेंगे जन्म से अंधा।
जन्म से अंधा है, यानी कि जब से उसका जन्म हुआ है तब से वो क्या है, अंधा है। ये इसके विग्रह होते हैं। समास कौन सा, तत्पुरुष। जोड़ते किससे हैं, ध्यान देना, विभक्ति चिन्हों से। किससे जोड़ते हैं, विभक्ति चिन्हों से जोड़ते हैं। आगे बात करेंगे हम कर्मधारय समास। किसकी बात करेंगे बच्चों, कर्मधारय समास की बात करेंगे। बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान, द्विगु में भी कौन सा पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, यहाँ पे भी द्वितीय पद प्रधान होता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, दूसरा पद प्रधान होगा। कर्मधारय की कुछ एग्जाम्पल देख लो बच्चों। मैंने यहाँ पे लिखा नील कमल। क्या लिखा बच्चों, नील कमल। मैंने यहाँ पे बच्चों आगे शब्द लिखा चंद्रमुखी। क्या लिखा बच्चों, चंद्रमुखी। ध्यान देना, जब कभी भी कर्मधारय समास की बात की जाती है, इसका मैं स्पेशल पॉइंट आपको बता रहा हूं। अगर आपने इस स्पेशल पॉइंट को समझ लिया तो जीवन भर आपको दिक्कत नहीं आएगी। कर्मधारय में एक स्थिति बनती है, कर्मधारय में दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति बनती है बच्चों विशेषण और विशेष्य की। कैसी स्थिति बनती है, विशेषण और विशेष्य की स्थिति बन रही है। क्या बच्चों आपको दिख रहा है, आई थिंक अभी तक दिख रहा है। विशेषण की बात दूसरी हम बात करते हैं बच्चों उपमान और उपमेय की। कैसी बात करते हैं, उपमान और उपमेय की बात करते हैं। विशेषण का मतलब है ये शब्द होगा, इस शब्द की विशेषता ये बताएगा। उपमान उपमेय में ये शब्द होगा, इस शब्द की उपमा किससे दी जाएगी, इस शब्द से दी जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है नील कमल। नील कमल का अर्थ है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब जो यहाँ पे बच्चों हमने कमल लिखा है ना, ये कमल कैसा है, नीला है। इस कमल की विशेषता कौन बता रहा है, ये नीला शब्द बता रहा है। किसकी बता रहा है, कमल की बता रहा है। प्रधानता तो कमल की है, लेकिन विशेषता कौन बता रहा है, नीला बता रहा है। नीला है जो कमल। एग्जाम्पल किसका है, कर्मधारय का है। चंद्रमुखी का मतलब है चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुख वाली। अगर बच्चों चंद्रमा के समान मुख वाली है तो वो कैसा होगा, कर्मधारय समास होगा। अगर बच्चों कभी भी चंद्रमा की, सूर्य की या प्रकृति की किसी भी वस्तु से अगर मनुष्य की तुलना की जाती है ना, प्रकृति की किसी भी वस्तु की अगर मनुष्य से तुलना की जाती है तो वो कर्मधारय के अंदर आएगा, उपमान उपमेय अलंकार के अंतर्गत आएगा। ये उपमान उपमेय बनेगा, कर्मधारय समास होगा, उपमान उपमेय अलंकार बनेगा और हमारा समास कौन सा हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए हमारा शब्द जो होगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। अब बात करते हैं द्विगु की। द्विगु में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, संख्या ध्यान रखनी है। अगर संख्या जैसी स्थिति दिखती है द्विगु, हर संख्या द्विगु नहीं होती, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्सिमम, अधिकतम केस के अंदर संख्या वाली स्थिति के अंदर क्या आता है, द्विगु आता है। यहाँ पे मैंने लिखा प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रधानता किसकी, द्वितीय पद की। मैंने लिखा यहाँ पे बच्चों पंचरत्न, और मैंने यहाँ पे बच्चों लिखा शताब्दी। क्या लिखा बच्चों, शताब्दी लिखा। पंच रत्न का मतलब है पांच रत्नों का समूह, पांच रत्नों का समूह। कितने रत्नों का समूह, पांच रत्नों का। इस रत्नों पे मैं थोड़ा सा गोला कर देता हूं। अगर मैं यूं कहूं कि पांच का समूह, किसका समूह भाई, पांच का समूह नहीं बैठ रहा है, रत्नों का समूह, पांच रत्नों का समूह। रत्न यहाँ पे क्या है बच्चों, रत्न यहाँ पे प्रधान शब्द है। कैसा शब्द है, प्रधान शब्द है। इस शब्द की क्या है बच्चों, प्रधानता है। जब द्वितीय शब्द की प्रधानता होती है, संख्यात्मक मान होते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चों, द्वितीय शब्द की प्रधानता, संख्यात्मक शब्द, कौन सा समास, द्विगु समास। शताब्दी में क्या होगा बच्चों, सत अब्दों का समूह। सत अब्दों का समूह का मतलब है सत यानी 100 होते हैं। अब्दों का अर्थ क्या होता है बच्चों, अब्दों का अर्थ होता है वर्ष। 100 वर्षों का समूह, अगर 7 वर्षों का समूह आ रहा है, 100 वर्षों का समूह आ रहा है, 7 अब्दों का समूह आ रहा है, हम कहेंगे शताब्दी। यहाँ पे प्रधानता सत की नहीं है, प्रधानता इस सत की नहीं है, प्रधानता इस अवधि की है। प्रधानता किसकी है, प्रधानता तो इस अवधि की है। अवधि का अर्थ क्या होता है, अवधि का अर्थ होता है वर्ष। सत्य क्या है, कुछ भी नहीं।
वर्ष पीछे आ गए, 100 वर्ष हो गए, यानी कि द्वितीय पद की प्रधानता है। और द्वितीय पद की प्रधानता किसमें होती है? द्वितीय पद की प्रधानता तत्पुरुष क्रमधारी द्विगु में होती है। लेकिन यहाँ पे शब्द कैसा आ रहा है? संख्यात्मक शब्द आ रहा है। और जब कभी संख्यात्मक स्थिति होती है तो हम कौन सा समास कर देंगे? सीधा का सीधा द्विगु समास कर देंगे। और हमारा उत्तर पंचरत्न, शताब्दी, इन दोनों में कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। बिना कोई दिक्कत, बिना कोई परेशानी लिए आप यहाँ से ये उत्तर लिख सकते हो आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों पद प्रधान। अगर पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद, यानी कि दोनों पद अगर प्रधान होते हैं बच्चों, हम कौन सा कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे बच्चों माता, पिता। अब केवल माता की बात नहीं कर रहे, केवल पिता की बात नहीं कर रहे, माता और पिता दोनों की बात कर रहे हैं। माता की भी बात कर रहे हैं, पिता की भी बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों दूध और रोटी। अब बात केवल दूध की नहीं कर, केवल दूध से काम नहीं चलेगा, केवल रोटी से काम नहीं चलेगा, दूध भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। इसलिए दूध और रोटी, दूध भी प्रधान है, रोटी भी प्रधान है। इस प्रकार के अगर बच्चों शब्द आते हैं जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है बच्चों, आपको ही समझ आ गया, आसानी से आ गया। अन्य पद अगर प्रधान है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रथम पद, यहाँ पे मैंने लिखा द्वितीय पद। अगर दोनों पद प्रधान नहीं हो, कोई तीसरा शब्द, कोई अन्य शब्द प्रधान होता है, तो हम कहते हैं कि सर वो तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बच्चों क्या लिखा? नीलकंठ। क्या लिखा? नीलकंठ। अब इस नीलकंठ का हम क्या कर देते हैं बच्चों? सामासिक विग्रह कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? सामासिक विग्रह। हमने लिखा नीला है, नीला है कंठ जिसका। अगर बच्चों पीछे जब हम सामासिक विग्रह करते हैं, जिसका आता है, जिसके आता है, उसके आता है, उसका आता है, तो क्या होता है? तो बहुव्रीहि समास होता है। जिसका, किसका? किसी न किसी तीसरे का। उसका, किसका? किसी न किसी तीसरे का। ध्यान देना, नीला है कंठ जिसका। कंठ किसका नीला है? कंठ भाई शिव जी का नीला है। कंठ किसका नीला है? शिव जी भगवान का नीला है। इसलिए हमने कहा, क्या कहा? तीसरा अर्थ निकला है। अर्थ तो शिव जी निकल रहा है। अर्थ क्या निकल रहा है? शिव जी निकल रहा है, यानी कि अन्य पद प्रधान है, बहुव्रीहि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक और उदाहरण लिख देते हैं जिससे कि आपको इस चीज समझ में आ जाएगा। दशानन। हमने यहाँ पे लिखा दशानन। देखना, 10 हैं आनन, ये आ गया ना, जिसके, जिसका, जिसके, ऐसा। 10 हैं आनन जिसके। आनन का अर्थ क्या होता है? सिर। 10 हैं सिर जिसके। अगर ऐसे खोपड़े कितने हैं? 10 खोपड़े हैं, तो वो क्या हो जाएगा? दशानन हो जाएगा। 10 खोपड़ा वाला जो व्यक्ति है, 10 खोपड़े वाला व्यक्ति कौन था? 10 खोपड़े वाला व्यक्ति रावण था भाई। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच वाला अपन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई, ये वाला थोड़ा सा, हाँ 4 5 हो गए ना, ये वाला थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब ये हो गया रावण। ये क्या हो गया बच्चों? रावण हो गया। हो रावण, ये क्या हो गया बच्चों? रावण हो गया। लेकिन इस जो रावण के हैं, एक्चुअल में क्या 10 सिर थे? एक्चुअल में 10 सिर बच्चों नहीं थे। इसके जो दंदे थे, इसके जो कर्म थे, वो 10 सिर वाले थे। थोड़ा सा ज्ञानी ज़्यादा था। ये 10 सिरों के बराबरी शक्तिशाली था, 10 लोगों के बराबरी शक्तिशाली था, इसलिए इसको क्या कहते थे? दशानन इसको संज्ञा दी जाती थी। तो रावण वास्तव में तो 10 सिर वाला व्यक्ति नहीं था, संभव ही नहीं है। आप कहोगे कि सर संभव ही नहीं, बिल्कुल संभव ही नहीं है। 10 सिर वाला व्यक्ति संभव ही नहीं है, लेकिन उसको उपाधि दी है। क्या दी बच्चों? उपाधि दी है, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था। क्या था बच्चों? शक्तिशाली था, इसलिए उसको उपाधि दी है। ध्यान यहाँ पे सब पे देखिए, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद, 10 हैं सिर जिसके। किसकी उपाधि दी है? किसकी उपाधि है? रावण की उपाधि है भाई। इसलिए अर्थ निकल रहा है नाम, अन्य अर्थ निकल, अन्य पद प्रधान है, अन्य अर्थ निकल रहा है। और जब भी अन्य अर्थ निकलता है, अन्य पद प्रधान होता है, हम सीधा सीधा कहते हैं बहुव्रीहि समास हमारा होगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि होगा। तो दशानन के अंदर भी कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि दशानन में 10 हैं आनंद जिसके, और 10 आनंद किसके? 10 आनंद रावण के। किसके? रावण के। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। किसका कंठ नीला? नीला कंठ शिव जी का। शत्रुभुज, 4 है भुजाएं जिसकी। किसकी 4 भुजाएं? विष्णु भगवान की। इसलिए यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे 3 है सिर जिसके, अगर 3 सिर हैं किसके? ब्रह्मा के। ऐसा कुछ आते हैं तो हम क्या कहेंगे? सीधा सीधा बहुव्रीहि समास लगा देंगे। थोड़ा सोच के, समझ के
टिक कर देंगे। कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, ये सारे के सारे अगर हमको समझ में आ गए हैं तो हम लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा प्रतिक्रिया, मैंने यहाँ पे बच्चों लिखा अनुबंध, मैंने यहाँ पे लिखा जीवन भर, और मैंने यहाँ पे बच्चों लिखा नीलकमल। तुरंत से आप आंसर दीजिए, आपके दिमाग में तुरंत छप जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी सारे बताए हैं। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का प्रतिक्रियाएं बनता है, तत्पुरुष होगा, बहुवचन बन रहा है। ध्यान देना, मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं। अनुबंध का अनुबंधों सर नहीं बनता, अनुबंधों नहीं बनता तो कौन सा हो जाएगा? अवयवी भाव हो जाएगा। जीवन भर का जीवन भरो नहीं बनता, जीवन भरो नहीं बनता तो ये भी अवयवी भाव होगा। नीलकमल, नीला है जो कमल, यहाँ पे क्या है? उपाधि दे रहे हैं, उपाधि दे रहे हैं किसकी? नीला, नीले की उपाधि दे रहे हैं। तो कमल, बात तो कमल की कर रहे हैं, लेकिन कमल कैसा है? नीला है, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारी हो जाएगा। कर्मधारी ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझ लिया तो बाकी वाला समझ आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर इसको देख लिया तो कभी दिक्कत होने वाली नहीं। आई थिंक आपको अच्छे से समाज टॉपिक समझ में आ चुका होगा। लगातार जुड़े रहिए, आनंद से पढ़ते रहिए, और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।